Objective 1, first question. When a particle moves in a circle with uniform speed, एक पार्टिकल है वो किसी सर्किल में मूव कर रहा है, मान लीजिए सेंटर है और इस सर्किल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी जो स्पीड है उसकी वो कांस्टेंट रहती है। मान लिया स्पीड वी नॉट है तो वी नॉट की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे होगा तो भी वी नॉट स्पीड होगी, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो भी उसकी स्पीड वी नॉट होगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। तो पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट्स वेलोसिटी एंड एसलेशन आर बोथ कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक नहीं है, वेलोसिटी भी चेंज कर रही है क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज कर रही है। और एसलेशन, जब कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये जो एग्जांपल है जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये जो एग्जांपल है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एसलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एसलेशन, वो कहाँ एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो जब वो पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा तब वो लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जब वो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक नहीं है, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है, ये दोनों वेरिएबल है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंजेस, ये भी गलत है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस, ये भी गलत है, दोनों वेरिएबल है। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, ये ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, टू कार्स हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक m1 मास की कार है वो r1 की रेडियस में मूव कर रही है, एक m2 मास की कार है वो r2 रेडियस में मूव कर रही है, ठीक है। इफ दे कंप्लीट द सर्किल इन इक्वल टाइम, ठीक है, इनका टाइम पीरियड सेम है, जो इसका टाइम पीरियड होगा t1 वही इसका टाइम पीरियड है t2, ठीक है। यानी t1 किसके बराबर है, t2 के बराबर, t1 इज इक्वल टू t2, ठीक है। तो पूछा इनकी एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो, तो सिंस टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटीज भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा वो होती है आपकी 2 पाई बाई टी, इसको बेसिक फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल लेता है, 2 पाई, और कितने टाइम में ले रहा है तो वो टाइम क्या है टी, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। और जब T1 और T2 सेम है तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी सेम होंगे, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा टी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, एक कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक कार मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी जब कार मूव कर रही होगी, तो ए पॉइंट पे एन ए और बी पॉइंट पे एन बी, और आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है। क्लियर। तो मान लेते हैं कोई एक रोड है और वहां पे एक कार मूव कर रही है v स्पीड से, और मान लिया रोड कर्व्ड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया कितनी r। तो कुछ फोर्सेस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n ऊपर की तरफ, वेट लगेगा mg डाउनवर्ड्स, और एक और फोर्स लगेगा इसमें, वो ऊपर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम कार के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, कार के रिस्पेक्ट में देखें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर करनी है कि एम जी तो कांस्टेंट ही है और वी भी कांस्टेंट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा उतना ये फैक्टर ज्यादा होगा, और जितना ये फैक्टर ज्यादा होगा उतना हम एम जी में से माइनस करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा। यानी रेडियस जितनी कम होगी उतना नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा, क्योंकि रेडियस जितनी कम होगी उतना ये फैक्टर ज्यादा होगा, और जितना ये फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही फैक्टर हम एमजी में से माइनस करेंगे, तो ओवरऑल जो एन की वैल्यू वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो लेसर द रेडियस ऑफ कर्वेचर लेसर द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से देखने में लग रहा है जो ए पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत कम है, और बी पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर ए पॉइंट पे अगर आप ए पॉइंट को एक सर्किल बनाओगे, ए पॉइंट को कंसीडर करते हुए, तो एक छोटा सा सर्किल बनेगा, लेकिन अगर आप बी पॉइंट को कंसीडर करते हुए बनाओगे सर्किल तो एक बड़ा सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, बी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उसकी नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी पार्ट। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इज फाउंड टू मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है।
एक कोई पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है, और वो वी वेलोसिटी से किसी सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसकी रेडियस कितनी है आर। एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये एक सूडो फोर्स होता है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल फोर्स होता है, सूडो फोर्स होता है। और सूडो फोर्स हम तब अप्लाई करते हैं जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं, ठीक है। जब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है, ठीक है। तो इनर्शियल के रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द कहाँ लगता है, सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो वो कितना होगा आपका जीरो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m रोटेट्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस a विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। एक पार्टिकल है, इसका मास m है, और वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से एक सर्किल में घूम रहा है, इसकी रेडियस क्या दी है आपको a। इट इज व्यूड फ्रॉम ए फ्रेम रोटेटिंग अबाउट इज z एक्सिस विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, ठीक है। और इसको व्यू कर रहा है कोई ऑब्जर्वर, एक ऐसे फ्रेम से व्यू कर रहे हैं जो जेड एक्सिस के और रोटेट कर रहा है, और जेड एक्सिस का आउट कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो वो वेलोसिटी दी है आपको ओमेगा नॉट, ठीक है। तो पूछा है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, ठीक है। अब आप बताओ ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? तो सिंस ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास एक एस्लेशन होगा, तो ये फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम सूडो फोर्स लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल एम पर, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं भी होगा, इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल एम पर हम एक सूडो फोर्स लगाएंगे। और जो सूडो फोर्स होगा, जब मान लिया अगर ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो एस्लेशन होगा, इस फ्रेम का एस्लेशन होगा, सेंट्रीपिटल एस्लेशन अंदर की तरफ, तो वो होता है बी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर, तो लिख देते हैं ए टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये इसका एस्लेशन है, ठीक है। तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो फ्रेम के एस्लेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा? तो मास तो हम ऑब्जेक्ट का लेते हैं और एस्लेशन हम किसका लेते हैं, फ्रेम का। फ्रेम का एस्लेशन कितना है, ए टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर। हमने ये भी मान लिया कि इसमें इसकी भी जो रेडियस है वो कितनी है, ए, ठीक है। आप इसको ढंग से समझो, ठीक है। सूडो फोर्स हम कैसे लगाते हैं? सूडो फोर्स लगाने से पहले हम देखते हैं कि फ्रेम का एस्लेशन कितना है। फ्रेम का एस्लेशन जब पता लग जाता है तो उस एस्लेशन की अपोजिट डायरेक्शन में हम सूडो फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। और सूडो फोर्स में मास तो हम लेते हैं ऑब्जेक्ट का, लेकिन एस्लेशन किसका लेते हैं हम, फ्रेम का, ठीक है। तो मास तो मैंने ये एम लिया ऑब्जेक्ट का मास, लेकिन इसमें किसके एस्लेशन से मल्टीप्लाई किया, फ्रेम के एस्लेशन से। और डायरेक्शन, डायरेक्शन जो फ्रेम के एस्लेशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लिया अगर पार्टिकल यहाँ पे है और ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर का जो सूडो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, सॉरी, ऑब्जर्वर का जो एस्लेशन होगा, सेंट्रीपिटल एस्लेशन, वो अंदर की तरफ होगा, एस्लेशन अंदर की तरफ है, तो उस पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो मास तो हम ऑब्जेक्ट का लेंगे, लेकिन एस्लेशन किसका लेंगे, फ्रेम का। फ्रेम का एस्लेशन कितना, ए टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। इस सूडो फोर्स में इस ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सूडो फोर्स में एस्लेशन हम किसका लेते हैं, फ्रेम का। फ्रेम हमारा कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट से। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। 6th क्वेश्चन करते हैं। ये पार्टिकल इज कैप्ड फिक्स्ड ऑन ए टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। एक टर्न टेबल है, ये रोटेट कर रही है, सर्कुलर टेबल है, और यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, यानी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा क्या है उसकी, कांस्टेंट। एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड द पार्टिकल गोज इन ए सर्किल, इट्स स्पीड इज 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे कहीं फिक्स किया गया है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, और ग्राउंड से देखने पर उसकी जो स्पीड मिलती है v, वो v कितनी मिलती है आपको, तो वो जो v स्पीड है वो है 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और एस्लेशन कितना है, तो एस्लेशन है उसका 20, एस्लेशन भी कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू ए न्यू पोजीशन टू मेक द रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। पहले रेडियस अगर r थी, तो अब हम रेडियस को हाफ कर रहे हैं r/2। तो पूछा वेलोसिटी और एस्लेशन क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं कर रही है, टर्न टेबल जो रोटेट कर रही है वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो रेडियस को हाफ करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हाफ। तो नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 से वो चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एस्लेशन की बात करें तो एस्लेशन जो होता है वो होता है आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एस्लेशन क्या होता है, आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो कौन सा एस्लेशन होगा, सिर्फ सेंटीपिटल एस्लेशन, और सेंटीपिटल एस्लेशन की वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्लियर है, ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है,
ओमेगा टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं हम, रेडियस। तो रेडियस को अगर हाफ करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 10 और 10 ए पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वाटर इन ए बकेट इज रेल इन ए वर्टिकल सर्किल विद स्ट्रिंग अटैच टू इट। ठीक है, एक एक बकेट है, उसके अंदर पानी है और उसको वर्टिकल सर्किल में हम घुमा रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके उसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं और इसकी टॉप पोजीशन पे अगर हम बकेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उस पर दो फोर्सेज लग रहे होंगे। एक तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम जी लग रहा होगा इसमें डाउनवर्ड्स, एम जी लग रहा होगा इसका डाउनवर्ड्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर लग रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और स्ट्रिंग में एक टेंशन भी होगा, टी हो भी सकता है, टेंशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक फोर्सेज हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपवर्ड डायरेक्शन में और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और बकेट में से पानी गिरना नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है वो डेफिनेटली एम जी से ज्यादा होना चाहिए या एम जी के बराबर हो। अगर एम जी के बराबर भी होगा तो भी पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, या फिर एम वी स्क्वायर या फिर एम जी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एम जी से ज्यादा होगा तो बकेट बाहर जाने की कोशिश करेगी और स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन और एम जी मिलकर किसको बैलेंस कर लेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। ठीक है, तो बॉटम लाइन ये है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी के बराबर हो या एम जी से ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एम जी के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एम जी कभी एम वी स्क्वायर अपॉन आर से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो पानी नीचे गिर जाएगा। बी पार्ट नहीं हो सकता, ए पार्ट हो सकता है। ठीक है, सी पार्ट, एम जी इज नॉट ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बिल्कुल ठीक है। एम जी जो है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से बड़ा नहीं है, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, एम जी जो है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो एम जी जो होगा वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा या फिर क्या होगा, उससे छोटा होगा। तो ये सी पार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एम जी इज नॉट ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। ए पार्ट हम क्यों नहीं टिक कर रहे हैं, क्योंकि जो ए पार्ट है वो सी के अंदर ही इंक्लूडेड है। क्लियर। ये काफी आसान है। इसमें क्या है, एक एम मास का एक स्टोन है और उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहे हैं और स्ट्रिंग अपने पॉइंट पे सेंटर पे फिक्स की गई है, एल लेंथ की स्ट्रिंग, और वी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो ये पार्टिकल, ये जो स्टोन है वो कैसे मूव करेगा, तो ये हमें पता है। अगर अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो उस पर तुरंत फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो तुरंत जीरो हो जाएगा, और फोर्स जीरो होते ही तुरंत एस्लेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और एस्लेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी अब चेंज नहीं करेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी वो कैसे चला जाएगा, जिस जो डायरेक्शन अभी वेलोसिटी के उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कैसे मूव कर जाएगा वो, टेंजेंशियली। ठीक है, कैसे मूव कर जाएगा वो, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा था, जैसे स्ट्रिंग आपने ब्रेक की, सेंटीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा। सेंटीपिटल फोर्स जीरो होते ही सेंटीपिटल एस्लेशन जीरो हो जाएगा। सेंटीपिटल एस्लेशन ही वो एस्लेशन था जिसकी वजह से वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करती थी हर इंस्टेंट पर। ठीक है, तो अब वेलोसिटी एस्लेशन जीरो होती है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, तो वो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यानी कैसे चला जाएगा, अलोंग द टेंजेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। A coin is placed on a rotating turntable. मैंने एक cubical coin प्लेस किया यहाँ पे टर्न टेबल पे। इट जस्ट स्लिप्स इफ द प्लेस एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और मान लिया मैंने आर डिस्टेंस पर रखा है, आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द एंगुलर वैल्यू, अच्छा स्लिप होने का मतलब क्या है, स्लिप क्यों होगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। अगर उस कॉइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कॉइन के रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और अंदर की तरफ जो उसको स्लिप होने से रोक रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। और जस्ट जस्ट लिखा है, जस्ट स्लिप, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा एफ एम एस। ठीक है, और ये दोनों इक्वेट एक दूसरे के बराबर होंगे, हो रहे होंगे। ठीक है, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, और आर इस केस में किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। ठीक है, क्लियर। तो ये इक्वेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे बैलेंस हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स से। ठीक है, अब जरा आप देखो, फ्रिक्शन फोर्स की तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहनी है, उसमें कोई चेंज होना नहीं है, म्यू सेम रहेगा, एम की वो वैल्यू सेम है, जी भी सेम है, म्यू तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो सेम ही रहनी है, बस आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो वो क्या कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को उन्होंने डबल कर दिया, यानी ओमेगा को क्या कर दिया, डबल। जब आप ओमेगा को डबल करोगे और उसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर 4 का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस पे अब वो जस्ट स्लिप होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो वो डिस्टेंस होगी, अगर पहले वो डिस्टेंस आर थी जब ओमेगा था, जब आप 2 ओमेगा कर दोगे, एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दोगे, तो वो जो डिस्टेंस होगी अब वो हो जाएगी आर बाई 4। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो फ्रिक्शन फोर्स है, वो तो कांस्टेंट रहना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी आपको। तो ओमेगा को अगर आपने डबल कर दिया है तो ये जो पूरा फैक्टर है ओमेगा स्क्वायर वाला, ये जो पूरा फैक्टर है ये 4 टाइम्स हो जाएगा। इसको सेम रखने के लिए रेडियस को हमें कितना करना पड़ेगा, 1/4। ठीक है, तो ओमेगा को अगर आपने डबल कर दिया तो रेडियस को कितना करना पड़ेगा, 1/4। इसका मतलब अगर वो पहले 4 सेंटीमीटर पर स्लिप कर रहा था तो अब वो कितने सेंटीमीटर स्लिप करेगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। A motorcycle is going on a overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed. तो इसमें क्या, एक ड्राइवर कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मान लिया कांस्टेंट स्पीड v है उसकी, और r इस जो ओवर ब्रिज है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। ठीक है, और वो बढ़ रहा है, चढ़ रहा है ब्रिज पे। द नॉर्मल फोर्सेज ऑन इट, नॉर्मल फोर्सेज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो नॉर्मल में अगर दिखाऊं तो नॉर्मल रिएक्शन मान लिया r इस तरफ या, और mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और ये अगर एंगल थीटा है तो mg का ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इधर होगा mg sin थीटा। और एक और फोर्स लग रहा होगा इस पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये रेडियली, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की डायरेक्शन में। तो वो कितना होगा, वो होगा mv² r। ठीक है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन जो आने वाली है वो आने वाली है आपकी r प्लस क्या है, mv²/r। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, r इसमें रेडियस लिए तो r जो रेडियस है वो स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस को क्या मान लेते हैं हम, स्मॉल r। ठीक है, तो mv²/r वो किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर। तो कैपिटल R जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर आने वाला है, वो आने वाला है mg cos थीटा माइनस mv²/r। r क्या है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कैपिटल R कहा है उन्होंने, लेकिन हमने उसको क्या ले लिया, स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R को हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कैपिटल R को हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, तो कैपिटल R आ गया mg cos थीटा माइनस mv²/r। सिंस रेडियस उसकी सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो ये वाला फैक्टर तो सेम रहेगा, बस ये फैक्टर चेंज करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो ये cos थीटा वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। आप ऐसे समझो, जब ये एकदम टॉप पे होगा, ठीक है, तो सरफेस ये जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, mg। सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कितना होगा, mg। अभी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, mg cos थीटा। ठीक है, तो ये एंगल क्या है आपका, थीटा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन cos थीटा क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये पूरा फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज, यानी r भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज। क्लियर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीजेस। r इंक्रीज करता जाएगा कब तक, जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। उसके बाद फिर से जैसे ही नीचे आना शुरू करेगा फिर से r क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा ए पार्ट। 11th क्वेश्चन करते हैं। 3 आइडेंटिकल्स कार ए बी एंड सी आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑन 3 ब्रिजेस। एक 3 कार्स हैं ए बी और सी, और वो तीनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसकी भी स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है, और इसकी भी स्पीड v है। 3 ब्रिजेस के ऊपर से वो जा रही है कार। एक ब्रिज ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, ए के बारे में गिवन है, ए प्लेन ब्रिज है, प्लेन ब्रिज है। बी जो है कॉन्वेक्स अपवर्ड है, और सी जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है। ऊपर की डायरेक्शन में कैसा शेप है, कॉनकेव शेप। ठीक है, और एफ ए, एफ बी एंड एफ सी आर द नॉर्मल फोर्सेज। इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एफ ए है, इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एफ बी है, और इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एफ सी है। तो पूछा है क्या क्या होंगे, क्या क्या इनकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इस केस में कोई साइंटिफिकल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, प्लेन है, कोई सर्कुलर मोशन नहीं है। तो एफ ए होगा वो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। इस केस में एम जी तो डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा वो, mv²/r। r उसकी रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, और इस केस में mg भी डाउनवर्ड लगेगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो भी कहाँ लगेगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, सेंटर से अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में एफ ए mg के बराबर है। इस केस में जो एफ वी प्लस एम वी स्क्वायर मिलकर एम जी के बराबर है, तो एफ वी कितना होगा, तो एफ वी हो जाएगा आपका एम जी माइनस mv²/r। एम जी में से माइनस किया mv²/r, क्योंकि एफ वी प्लस mv²/r एम जी के बराबर है। ठीक है, और इस केस में एफ सी कितना है, इस केस में जो एफ सी है वो है आपका mg प्लस mv²/r। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, एफ सी की है, उसके बाद वैल्यू किसकी है, एफ ए की है, क्योंकि एफ ए एम जी के बराबर है, और सबसे कम वैल्यू किसकी है, एफ बी की है, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर होना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, एफ सी इज मैक्सिमम। क्लियर। 12th क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एक ट्रेन है, ये अर्थ है, और अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ का जो अपना मोशन है, सर्कुलर जो मोशन है अर्थ का, अर्थ जो रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, वो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती रहती है अर्थ, ठीक है। और एक ट्रेन है, वो ट्रेन मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी ट्रेन इस तरफ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जा रही है ट्रेन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। और एक ट्रेन और है बी, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ए प्रेसेस द ट्रैक विद ए फोर्स F1 एंड बी प्रेसेस द ट्रैक विद ए फोर्स F2, ठीक है। ए जो है वो ट्रैक को कितने फोर्स से प्रेस कर रही है, तो वो फोर्स है F1, ठीक है। तो अगर आप देखो नॉर्मल, मान लिया ये सरफेस है अर्थ की, और ये मान लिया कोई ट्रेन है जो मूव कर रही है इस पे, तो अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो फोर्स लगता है वो ग्राउंड की तरफ mg लगता है, और बाहर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है r, ठीक है। लेकिन इस केस में हमने अर्थ का रोटेशन भी काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एफ सी लिख देता हूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिस फोर्स से ट्रेन जो है वो अर्थ को प्रेस कर रही होगी, वो जो फोर्स होगा वो होगा एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्लियर है। जिस फोर्स से ट्रेन ट्रैक को प्रेस कर रही होगी, वो जो फोर्स है, रिएक्शन फोर्स ग्राउंड से जो लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, दोनों ट्रेन सेम मास की हैं, बस एक एक ईस्ट से वेस्ट जा रही है, एक वेस्ट से ईस्ट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना ज्यादा होगा, वो उस पर नॉर्मल रिएक्शन उतना ही कम होगा, ठीक है। वो ट्रैक को उतना ही कम फोर्स से प्रेस करेगी, ठीक है। तो जो ट्रेन ईस्ट से वेस्ट जा रही है, उसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओवरऑल एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन माइनस अर्थ की वेलोसिटी, क्योंकि जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो वेस्ट से ईस्ट है, और ट्रेन की वेलोसिटी ईस्ट से वेस्ट है, तो ओवरऑल वेलोसिटी इसकी कम होगी, ठीक है। तो इस पर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी F1 इज ग्रेटर देन F2, ए पार्ट इसका ऑप्शन होगा। अगर बी के लिए देखें हम, F2 के लिए अगर देखना हो, तो जो बी ट्रेन है वो मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ट्रेन भी जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ भी मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो ओवरऑल इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तो mg में से माइनस कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो r की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, और तो F2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर। 13th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द अपरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस, अपरेंट वैल्यू जो जी की होगी वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लिया इक्वेटर पे है, तो उस पर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं अगर अर्थ रोटेट कर रही है। एक तो फोर्स होता है अंदर की तरफ जी, एम जी फोर्स होता है, तो अगर एसलेशन लिखूं तो वो सिर्फ क्या होता है, जी जी नॉट कह देता हूँ। और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल एसलेशन होता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक एसलेशन होता है, तो वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा नॉट स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। तो जो अपरेंट वैल्यू हो गई जी की, अपरेंट वैल्यू, तो वो हो जाएगी आपकी जी नॉट माइनस आर टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर। क्लियर है ये। और अगर आप पोल्स पे, ये इक्वेटर की बात, अगर आप पोल्स पे देखोगे तो जो अपरेंट वैल्यू होगी जी की, वो एक्जैक्टली जी नॉट के बराबर ही होगी, क्योंकि वहां पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अर्थ स्टॉप कर देगी रोटेट करना, तो पोल को छोड़कर बाकी सब जगह जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही अर्थ स्टॉप करेगी तो ये वाला फैक्टर तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो। तो जी की जो अपरेंट वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, जी नॉट के बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगी, इंक्रीजेज एट सम प्लेसेस एंड रिमेन्स द सेम एट सम अदर प्लेसेस, ठीक है। कुछ प्लेसेस पे तो इंक्रीज हो जाएगी, और कुछ प्लेसेस पे क्या रहेगी, सेम। इक्वेटर वगैरह इस रीजन में इंक्रीज हो जाएगी, और जब हम पोल्स की बात करेंगे तो पोल्स पे क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी वो वैल्यू। क्लियर। 14th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल इज पाइवटेड एट वन एंड रोटेटेड विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रॉड है, उसको पाइवेट किया हमने, यहाँ फिक्स किया, और वो रोटेट कर रहे हैं कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ओमेगा कह दिया। T1 and T2 be the tensions at point Ly4 and 3Ly4 away from the pivoted ends, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट है उससे
L/4 डिस्टेंस पे जो टेंशन है वो T1 है, और यहाँ से 3L/4 डिस्टेंस पे जो टेंशन है वो कितना है, T2 है। ठीक है, तो पूछा कौन सा ज्यादा होगा, तो इसमें डेफिनेटली क्लियर सी बात है, जो T2 जो टेंशन होगा वो सिर्फ इतने पार्ट पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन जो T1 टेंशन होगा वो इतने पूरे पार्ट पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो डेफिनेटली T1 क्या होगा आपका, ज्यादा होगा किससे, T2 से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए पार्ट। क्लियर। 15 काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ सिचुएशन गिवन है, वो आपको पढ़ लेनी है क्या सिचुएशन गिवन है, लेकिन इसमें जो बॉटम लाइन वो ये है कि जब ये कार फ्री फॉल में होगी, जब ये कार क्या होगी, फ्री फॉल में होगी, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये जो फोर्सेज होते हैं ये सारे तुरंत क्या हो जाते हैं, जीरो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फ्री फॉल में होता है। क्लियर। जैसे मान लो इस कार के ऊपर एक बॉक्स रखा था, तो जब ये कार मूव कर रही होगी, कहीं जा रही होगी, तो बॉक्स पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, आर जो इसके वेट को बैलेंस करेगा, और जैसे ही कार फ्री फॉल में आ जाएगी, तो तुरंत सारे ऑब्जेक्ट कैसे फीलिंग देंगे, वेटलेसनेस की फीलिंग देंगे, और तुरंत सारे नॉर्मल रिएक्शन, सारे टेंशन तो तुरंत क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पार्ट, जीरो। 16 क्वेश्चन काफी आसान है ये। इफ लेट थीटा डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन, एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ये पेंडुलम एक ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहे हैं इसमें, और थीटा उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बॉब का मास m है, तो पूछ रहे हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा, mg cos थीटा टेंशन कब होगा। ठीक है, तो मैंने एक सिचुएशन बनाई है, इसमें टेंशन t है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल में मूव कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो उसका इसका इस तरफ एक कंपोनेंट लगेगा mg cos थीटा। ठीक है, और अगर मान लिया ये एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, कहीं मूव कर रहा है, तो मूव करने से सर्कुलर मोशन होगा, तो एक और फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, अगर इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन हो जाएगा mg cos थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं टेंशन mg cos थीटा के बराबर है, वो सिर्फ तब हो सकता है जब ये वाला टर्म क्या हो, जीरो, और ये वाला टर्म तब जीरो होगा जब वेलोसिटी उसकी क्या हो, जीरो। वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन गिवन है कि जो टेंशन स्ट्रिंग में mg cos थीटा के बराबर कब होगा, जब वो कहाँ होगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट, एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। क्लियर।